गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व MCQs. They are very much important from the exam perspectives. So I have brought up to you the very most important MCQ series, जिनमें हमने काफ़ी सारे जो मैं MCQs की सीरीज लेकर के आई हूँ उसमें से हमने काफ़ी सारे MCQs किए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी बहुत सारे बचे हैं। बहुत सारे इन द सेंस कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम बहुत सारे ढेर सारे MCQs एंड PYQs करने वाले हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट से मैंने यूनिट 1 टू यूनिट 5 कवर कराया हुआ है। यूनिट 1 टू यूनिट 5 मैंने पाँच, ये सारे जो 5 यूनिट हैं ये सारे यूनिट हमने किया हुआ है मेरे अपने चैनल पर एडुटेनमेंट पर। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप MCQs या PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। और आपका बेस कहाँ से मजबूत होगा, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, दैट इज़ फ्रॉम दी थ्योरी पार्ट ओनली। तो थ्योरी कहाँ से आप लेंगे, क्योंकि आप जब तक आप अपने यूनिट्स को कवर अप नहीं करेंगे, यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। राइट। हमारा जो मेन मोटो है, MCQs करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, बट इम्पॉर्टेंटली हम थ्योरी पार्ट को फोकस में रखेंगे, थ्योरी पार्ट को भी खत्म करेंगे साथ साथ। राइट। अभी कुछ MCQs रह गए हैं। उनको लेने के बाद जो हमारा अगला जो हमारा यूनिट होगा वो यूनिट 6 करेंगे हम। यूनिट 6 टू 10 अभी रह गया है, क्योंकि हमारी कोड 55 की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर से हमें टोटल 10 यूनिट्स करने हैं, जिनमें से हमने 5 ऑलरेडी कर लिया है, 5 हमें करना है टिल द एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले हमें फटाफट ये सारे यूनिट्स कवर करने हैं, उनका रिविजन भी करना है, प्लस हमें MCQs एंड PYQs भी करने हैं। राइट। आगे बढ़ते हुए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशंस में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को तो आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन अवेल माई क्लासेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे कुड गेट बेनिफिटेड। क्योंकि वो बच्चे जो रूरल एरियाज में रहते हैं, चाहे अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, मॉनेटरी, चाहे वो मॉनेटरी ले लीजिए, चाहे वो पैसे से लेकर पैसे से रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर अच्छे एजुकेटर, अच्छा इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनके लिए फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर के पढ़ना डिफ़िकल्ट है, दूर है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उन सारे बच्चों के लिए ये सेशन हेल्पफुल हो, और इन सेशंस को अटेम्प्ट करने के बाद उनका UGC नेट क्लियर हो, उनका JRF क्लियर हो, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है किसी भी एडुकेटर के लिए। राइट। कि उनका जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो जैसा भी हो, जहाँ से भी हो, जिस कम्युनिटी का हो, जिस स्टेट का हो, कहीं से भी हो, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ ले और आगे बढ़े। राइट। हमारा सेशन हम नो स्टार्ट करते हुए हम क्वेश्चन को देखेंगे। लेट मी सी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है आज का क्वेश्चन। हमें जो हमारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो है करना, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन का, दैट वाज अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। आपको आपका सही आंसर था दैट वाज पोर्ट्स एंड डॉक्स। आज का हमारा ये क्वेश्चन है जो कि 39। यहाँ पे आप नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि नंबरिंग मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो कहीं पे आपको नंबरिंग दिखेगी, कहीं पे नंबरिंग नहीं दिखेंगे। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन नंबर्स, वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस ओनली। राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Match the authorities under list A with respective legislation under theory are covered as provided under list B. लिस्ट ए में देखेंगे कमिश्नर प्रोविजंस एक्ट, कमिश्नर प्रोविजंस एक्ट 1952। बी देखेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सी रिकवरी ऑफिसर एंड डी सर्टिफाइंग सर्जन। आप लिस्ट बी में देखेंगे फर्स्ट है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिट्स प्रोविजंस एक्ट 1952। ओके, ये जो मैंने पढ़ा था
लिस्ट ए में कमिश्नर, सिर्फ कमिश्नर है यहाँ पे, प्रोविजंस एक्ट 1952, ये लिस्ट बी के फर्स्ट का पार्ट है, राइट। बी देखेंगे, बी और लिस्ट बी का सेकंड देखेंगे, द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, थर्ड है द माइंस एक्ट 1952 एंड फोर्थ है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आपको मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। सो ऐसे क्वेश्चंस पे आप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ईयर याद नहीं है, राइट, सो आप फंस सकते हैं, राइट। जनरल सी बात है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है या फिर कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, थ्योरी पार्ट को फोकस नहीं किया है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, या फिर दोनों को, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई अच्छे की है, लेकिन अच्छे से की है, लेकिन यूजीसी नेट क्या करता है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी देता है एग्जाम में कि जो कि किसी को नहीं आता हो, राइट, एकदम आउट ऑफ द सिलेबस पूछता है, लेकिन वहां पे भी अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के करते हैं क्वेश्चन को, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि लाइक इसका ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए का बी नहीं होगा, सी का 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अदर क्वेश्चन के लिए भी जब क्वेश्चन में आप डाउटफुल रहें तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लीजिए। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न में आपने देखा होगा, आप कहीं किसी भी एडुकेटर से पढ़ेंगे तो आपको यही बताएंगे कि जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि पहले आप क्वेश्चन को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। पहली बार पढ़ेंगे तो आपको मे भी ना समझ में आए, सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और थर्ड टाइम अगर पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कुछ न कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल आपके अंदर आएगा, राइट। फिर आप सहारा लेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का। आप एलिमिनेट करेंगे कि क्या इस ऑप्शन का ये हो सकता है, तो लगेगा कि नहीं, ये तो इसका हो ही नहीं सकता, फिर 3 ऑप्शंस बच गए, एक ऑप्शन कट गया, फिर 3 ऑप्शंस में आप देखेंगे कि अच्छा ये इसका होगा कि नहीं होगा, इसका ये भी नहीं लग रहा है। तो अगर आपने किसी तरह एक या दो को एलिमिनेट कर लिया, तो बाकी के दो अब 50% के चांस में आ गए आप, राइट। 50% आपने एलिमिनेट कर दिया, 50% आपका पॉजिटिव पॉइंट है, जहां पर आप उसको सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक पकड़ लिया तो बाकी के 3 ऑप्शंस आप इजिली मैच कर लेते हैं और क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। कई बार थोड़ा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन, तो 2 को कम से कम पकड़ना पड़ता है, 2 के बाद आप तीसरा चौथा आराम से कर लेते हैं, राइट। तो ये टेक्निक आप जरूर फॉलो करिएगा, और इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस में कोई चीज लाएंगे तभी आप, जब आप आउटपुट देने की बारी आती है, तब उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। आप सोचेंगे कि अभी ठीक है, हवा में बातें करें, आप हवा में ऐसे ही तैयारी करते रहें और सोचेंगे कि ठीक है ये सारी टेक्निक्स हम एक ही दिन फॉलो करेंगे एग्जाम के दिन, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई किसी भी चीज को अपने लाइफ में अडाप्ट करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप उस चीज के लिए यूज टू जब तक नहीं होते, तब तक आप उस चीज में, कहते हैं ना कि आप एक दिन में कोई चीज नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो, एनी दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो आपको प्रैक्टिस में लाना किसी भी चीज का जरूरी है, कोई भी हैबिट हो, कोई भी आदत हो, कोई भी लर्निंग पैटर्न हो, तो उसका प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में आने से क्या होता है कि फिर चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथली होने लगती हैं। आपको उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेहनत आपने थोड़ा थोड़ा किया, बाय द टाइम पीरियड किया। आप सोचेंगे कि एक ही दिन मेहनत कर लो और एक ही दिन सारा चीज हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट। सो कमिश्नर का क्या होगा, कमिश्नर का किससे मैच करेंगे आप। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो देखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर हियर। ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। और क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है कि आप, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्शंस का फॉर्मेशन देखिए कि ऑप्शन में कॉमन क्या दिया गया है। जैसे आपने देखा कि ऑप्शन ए का देखेंगे कि किस किस में कॉमन है, तो सेकेंड और थर्ड में दोनों में कॉमन है, मतलब 2, ए का 2 है सेकेंड में, और थर्ड में भी ए का 2 ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 2 और 3 की तरफ जा रहा है, बाकी के 1 और 4 आपका एलिमिनेट हो गया। और आप देखेंगे कि डी में भी सेम दिया गया है। डी में डी का जो ऑप्शन है, सेकंड में भी डी का 3 ही है और थर्ड में भी डी का 3 ही है। तो आप श्योर हो गए कि क्वेश्चन की का जो ऑप्शन का जो फॉर्मेशन है, ऑप्शन के फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। यहाँ पर आपको एक्ट नहीं पता है या ईयर नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने ऑप्शन को देखा,
राइट क्योंकि एग्जाम में आपका नॉलेज का होना, आपके अंदर नॉलेज जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये टेक्निक उस टाइम काम आती है जब आपका नॉलेज भी काम नहीं करता है एग्जाम के टाइम में, तो वहां पर ये एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना जरूरी हो जाता है, राइट। तो वहां पर आपका ये जो सहारा है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का, वो हेल्पफुल होता है। दैट इज कि आपने देखा कि ऑप्शन में ए का सेकंड वाला भी 2 है, थर्ड वाला भी 2 है, डी का सेकंड में भी थर्ड है और थर्ड में भी थर्ड है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन 1 एंड 4 तो एलिमिनेट हो गए, मतलब आपके पास 50-50% चांसेस हो गए कि आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब 2 और 3 के बीच में लड़ाई है, देखेंगे बी का 1 है और सेकंड में, और थर्ड में है बी का 4, और सी में है सी का 4 और सी का 1 दिया गया है थर्ड में, तो आप कंफ्यूज होंगे। अब आप देखिए, आप जाएंगे आप क्वेश्चन की तरफ कि देखेंगे कि कौन किससे मैच कर सकता है, तो आपने देखा कि ए का 2 है, दैट इज कमिश्नर का किससे हो जाएगा, बी से मैच हो जाएगा, मतलब सेकंड से मैच हो जाएगा, द एम्प्लॉयर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। तो कमिश्नर का क्या है, किससे जुड़ेगा, द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। डी का देखा आपने, डी का थर्ड है, सर्टिफाइंग सर्जन किससे मैच होगा, दैट इज थर्ड, द माइंस एक्ट 1952। तो सर्टिफाइंग सर्जन की बात कहाँ पे की गई है, दैट इज टॉक्ड इन द माइंस एक्ट 1952। कमिश्नर का हो गया है द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। सर्टिफाइंग सर्जन का हो गया द माइंस एक्ट 1952। अब देखेंगे बी का 1 होगा कि 4 होगा, ये लड़ाई है अभी आपकी। बी का देखेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सेकंड में दिया गया है 1, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, और दिया गया है सी में सेकंड का 4 है, तो देखेंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी किससे हो जाएगा, दैट इज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप तुक्का मार सकते हैं। अगर इन दोनों को आपने पकड़ लिया, बी एंड सी जो दिया गया है बीच का ऑप्शन, उसके ऑप्शन में अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, तो आप तुक्का मारेंगे। तो तुक्का में ये चांस हो जाएगा कि 50% का चांस है आपके पास है कि 50% सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो तुक्का मार सकते हैं आप। ठीक है, भगवान का नाम लेके तुक्का मार दीजिए अब। राइट, अगर कुछ नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ए का 2, बी का 4। बी का 4 क्या था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी किससे मैच करेगा, दैट इज मैचिंग विद द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। रिकवरी ऑफिसर मैच करेगा द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एंड डी का हो गया सर्टिफाइंग सर्जन का थर्ड, द माइंस एक्ट 1952। So here the correct answer for this question is option number third, A का 2, B का 4, C का 1, D का थर्ड, right? So इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर नंबरिंग पे नहीं जाएंगे, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज असर्शन ए। असर्शन एंड रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन के का जो क्वेश्चन आप जब भी देखते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, सो असर्शन को जब पढ़ेंगे, जब रीजन को पढ़ेंगे आप, तो बिकॉज लगा के आप पढ़ेंगे, राइट। सो इससे क्या होगा कि आप दोनों को ही, असर्शन और रीजन को रिलेट कर पाएंगे अगर बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। assertion A देखेंगे, value of marginal product of the worker being greater than the value of wage cost, the demand for additional worker is created। एक बार फिर से पढ़ेंगे, value of marginal product of the worker being greater than the value of wage cost, the demand for additional worker is created because, reason R पढ़ेंगे, the firm's profitability shall increase। अब आप एक बार क्वेश्चन को खुद से फिर से पढ़ेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे, 1 में देखेंगे ए इज इनकरेक्ट एंड आर फेल्स टू एक्सप्लेन ए। दूसरा देखेंगे ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। थर्ड देखेंगे बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, एंड फोर्थ है ए इज करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। सो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है। So here the right answer for this question is A is correct and R explains A। देखेंगे कैसे A is correct है, value of marginal product of the worker being greater than the value of wage cost, that is correct, the demand for additional worker is created because the firm's profitability shall increase।
सो जो असर्शन ए है वो करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन जो आर है, जो रीजन आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को. सो दिस इज हाउ ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द scenario of Indian labor force, which among the following is not a post liberalization characteristics. एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगी. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द सिनेरियो ऑफ इंडियन लेबर फोर्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट लिबरलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑप्शन 1 देखेंगे, मार्केट लेड एंड प्राइवेट एंटरप्राइज डोमिनेटेड. दूसरा देखेंगे, फास्ट रीएक्चुअलाइजेशन एंड कंट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स. थर्ड देखेंगे, सब्सिडीज एंड सबमिनिस्टर्ड प्राइस रेजिम. एंड फोर्थ है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लेड न्यू जनरेशन कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज. सो आपके सामने ऑप्शंस है. एक बार क्वेश्चन को आप फिर से खुद से पढ़ेंगे एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. So here the right answer for this question is subsidies and administered price regime. This is the right answer for this question. Let's move to the next question. Theories of the labor welfare constitute the conceptual framework of labor welfare. In the name of the theories given below, pick the wrong ones. आपको wrong बताना है इनमें से. आपके सामने ऑप्शंस है, द पॉलिसी थ्योरी, द पॉलिस थ्योरी, द नीड थ्योरी, द रिलीजन थ्योरी, द फ्रेंडशिप थ्योरी. ई देखेंगे द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी एंड एफ देखेंगे द ट्रस्टीशिप थ्योरी. सो कई बार क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको रॉन्ग बताना है. कभी पूछ सकता है कि इसमें से ट्रू कौन से वो बताने हैं. कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हुए पूछता है कि पॉलिस थ्योरी का क्या डेफिनेशन है. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करके दे दिया जाएगा. पॉलिस थ्योरी, नीड थ्योरी, द रिलीजन थ्योरी, द फ्रेंडशिप थ्योरी, द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी एंड द फ्रेंडशिप थ्योरी का लिस्ट 1 में दे दिया जाएगा, और उसके सामने उनके डेफिनेशंस दे दिए जाएंगे. सीक्वेंस में नहीं, इन सीक्वेंस करके, हौच पौच करके, ऊपर नीचे. राइट. लिस्ट बी में, तो लिस्ट बी में लिस्ट बी में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, लिस्ट ए में आपका थ्योरी पार्ट दिया जाएगा. तो थ्योरी को उसके राइट एक्सप्लेनेशन से मैच करना होगा. तो अगर आपको पता होगा कि पॉलिस थ्योरी क्या होती है. पॉलिस थ्योरी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में इसलिए लगाई जाती है कि पॉलिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है. जब ऑथर ने जब इसका कॉन्सेप्ट दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि अगर पॉलिस थ्योरी नहीं होगी तो इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे. जो उनके फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज की, वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे. इवन उससे भी, उसमें भी कटौती कर लेंगे, उसके ऊपर भी वो शोषण करेंगे अगर पॉलिस थ्योरी नहीं होगी. तो पॉलिस थ्योरी एक तरह से कमांड है, एक तरह से कहते हैं कि एक पॉलिस का काम. आप पॉलिस थ्योरी से समझिए कि पॉलिस का काम करता है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट करती है, या फिर उनको एक स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको ये फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी ही करनी है. तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो बाउंड होते हैं, लीगली बाउंड होते हैं एम्प्लॉयर, कि वो अपने एम्प्लॉयज को गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, जो एसेंशियल फैसिलिटीज यू कैन से वो प्रोवाइड कर सके. तो पॉलिस थ्योरी इसीलिए बनाई जाती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को सर्विसेज या फिर गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. अगर पॉलिस थ्योरी ना हो तो कभी भी कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज को अच्छी सर्विसेज या अच्छी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता. तो इस तरह से डेफिनेशन दे दिया जाएगा आपके सामने, थ्योरी पार्ट दे दिया जाएगा, तो उसको आपको करेक्टली मैच करना होगा. रिलीजन थ्योरी में क्या होता है, नीड थ्योरी में क्या होता है, फ्रेंडशिप थ्योरी में क्या होता है, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी में क्या होता है, ट्रस्टीशिप थ्योरी में क्या होता है. बट इनमें से आपको रॉन्ग बताना है, तो रॉन्ग आपको पहले फाइंड करना है इस क्वेश्चन से. तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 1 ए एंड ई रॉन्ग है, सेकेंड देखेंगे ई एंड एफ रॉन्ग है, थर्ड देखेंगे बी एंड डी रॉन्ग है, या फिर फोर्थ देखेंगे सी एंड एफ रॉन्ग है. इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन से ऑप्शन में आपको रॉन्ग ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बी एंड डी. बी एंड डी में देखेंगे क्या है. बी क्या बोल रहा है, द नीड थ्योरी, ये रॉन्ग है. और डी क्या बोल रहा है, दैट इज द ट्रस्टीशिप थ्योरी, ये भी रॉन्ग है.
क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर की बात कौन कौन से करते हैं, इनमें से नीड थ्योरी और ट्रस्टीशिप थ्योरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लेबर वेलफेयर की बात नहीं करते, बल्कि द पॉलिस थ्योरी, द रिलीजन थ्योरी एंड द फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, राइट। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी बात करते हैं सो लेबर वेलफेयर की, ना कि नीड थ्योरी एंड ट्रस्टीशिप थ्योरी, राइट। आई एम सॉरी, फ्रेंडशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी भी बात करता है किसकी, लेबर वेलफेयर की, राइट। सो पॉलिस थ्योरी, रिलीजन थ्योरी, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी एंड ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है ये बात करते हैं लेबर वेलफेयर की, जबकि नीड थ्योरी एंड फ्रेंडशिप थ्योरी do not talk about labor welfare, right? So here the right answer for this question is option number third, B and D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर वेलफेयर मे बी डिफरेंट इन इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। डिमांड फॉर लेबर इन डिक्रीजेस व्हेन वेज इंक्रीजेस। थर्ड देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस। फोर्थ देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो आपको बताना है इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट आपको चूज करना है इसमें से, बाकी के तीन इसमें करेक्ट है। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसमें से नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिमांड फॉर लेबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। डिमांड जो है लेबर का ऑलवेज कांस्टेंट कैसे रह सकता है, डिमांड घटती बढ़ती रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट, पीपल की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है लेबर, तो लेबर की क्यों नहीं, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, उनकी डिमांड बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो उनके उसमें वेरिएशन होता है, ना कि कांस्टेंट होता है। बाकी के तीन करेक्ट हैं। देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर में बी डिफरेंट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ऑब्वियस ही बात है, कभी शॉर्ट रन कभी लॉन्ग रन के लिए वो डिफरेंट हो सकता है। डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस व्हेन वेज इंक्रीजेस, ये भी बात सही है। डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस व्हेन वेजेस इंक्रीज, जब वेज बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग होने लगती है। किसी भी चीज में अगर किसी चीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं लोग, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, राइट। सो वहीं पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस व्हेन वेज इंक्रीजेस। थर्ड है, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन डी आपका नॉट करेक्ट है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है, ये जो मैं कंटेंट्स लेकर के आती हूँ वो कैसे होते हैं, पीपीटी स्टाइल क्या है, पीपीटी के कंटेंट आपको पसंद आते हैं। सो अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का लैक हो तो आप मुझे प्लीज बताएं, मैं उस पर वर्क करूंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से बताना है कि कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, राइट। कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी के तीन अनमैच्ड है, सही नहीं है। इनमें से सिर्फ एक करेक्टली मैच्ड है। वन देखेंगे, जॉब एनालिसिस मेथड, उसके सामने है ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। थर्ड है जॉब स्पेसिफिकेशन, relationship of a job with other job in the organization, and fourth है transfer, lateral shifting to employees। transfer में क्या होता है, lateral shifting of employees। so इनमें से correctly matched कौन है आपको बताना है, बाकी के तीन correctly matched नहीं है। so here the right answer for this question is option number 4, transfer। ट्रांसफर का मतलब होता है lateral shifting of employees। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, दैट इज लैटरल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। जॉब एनालिसिस मेथड ये करेक्टली, ऑब्जर्वेशन मेथड ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, नो। जॉब स्पेसिफिकेशन, रिलेशनशिप ऑफ अ जॉब विद अदर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव अलाउड टू अ चाइल्ड वर्कर्स which makes him eligible to get wage in advance for the period of leave allowed। आपको
आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला है 3 days, दूसरा है 4 days, तीसरा है 5 days एंड चौथा है 6 days। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 what is the minimum number of days of leave allowed to a child workers which makes him eligible to get wages in advance for the period of leave allowed। so वो कितने दिन का पीरियड होता है जो कि पीरियड ऑफ लीव अलाउड होता है जो कि पेड होता है चाइल्ड लेबर के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आपने देख लिया, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड 5 days। 5 दिन का जो पीरियड ऑफ लीव अलाउड होता है वो पेड होता है, किसके लिए, चाइल्ड वर्कर के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। आपको बताना है इनमें से कौन से यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्लोज शॉप सिस्टम, बी यूनियन शॉप सिस्टम, सी मेंटेनेंस मेंबरशिप सिस्टम, डी ओपन शॉप सिस्टम। एंड कोड्स आपके सामने हैं, ओनली ए, दूसरा है ए एंड बी, तीसरा है ए एंड डी एंड चौथा है ए बी सी। So here the right answer for this question is A, B and C। इनमें से यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स कौन से हैं, आपके मेजर्स हैं यूनियन सिक्योरिटी के क्लोज शॉप सिस्टम, यूनियन शॉप सिस्टम एंड मेंटेनेंस मेंबरशिप सिस्टम। ओपन शॉप सिस्टम कोई यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है, राइट। सिर्फ क्लोज शॉप सिस्टम, यूनियन शॉप सिस्टम एंड मेंटेनेंस मेंबरशिप सिस्टम, ये तीन हैं यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स, ना कि ओपन शॉप। सो क्लोज शॉप, ओपन शॉप आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं, ये पीवाईक्यू है, राइट। सो आप एलिमिनेट कर, अगर आपने बिल्कुल क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, बिल्कुल आपको अवेयरनेस नहीं होगी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या मतलब है इसके पीछे, तो आप फॉर श्योर आप एलिमिनेट करेंगे मे बी मेंटेनेंस मेंबरशिप सिस्टम को, क्योंकि आपको लगेगा कि क्लोज शॉप सिस्टम, ओपन शॉप सिस्टम तो एक जैसा लग रहा है, तो जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे ओपन भी होगा, जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे क्लोज भी होगा, तो आप इस तरह से मे बी कंफ्यूज हो जाए और ओपन एंड क्लोज सिस्टम को रखेंगे तो दोनों में से बी एंड सी में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, तो प्रोबेबली आप सी को एलिमिनेट कर दें। नहीं, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी सही मेजर्स हैं सिक्योरिटी मेजर्स के, यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स के, यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये तीन, क्लोज्ड, यूनियन एंड मेंटेनेंस मेंबरशिप सिस्टम। बाकी ओपन शॉप सिस्टम कोई किसी भी तरह का ये एक यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of extramural labor welfare। so intramural and extramural भी होता है, आपको ये पढ़ना है। आप अगर थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। so देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following is an example of extramural labor welfare। एक्स्ट्रा का मतलब एक्सटर्नल, इंट्रा का मतलब इंटरनल, राइट। सो देखेंगे क्या क्या है इसमें, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है रिक्रिएशन फैसिलिटी, तीसरा है लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स एंड डी है शेल्टर्स एंड रेस्ट रूम्स। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं एंड कोड्स आपके सामने दिया गया है। सो एक्स्ट्रा मुराल इंट्रा मुराल क्या होता है आपको पहले समझना है, फिर आप जब थ्योरी पार्ट को देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसका आंसर क्या है। और कोर्ट्स में देखेंगे बी एंड सी, दूसरा है ए बी एंड सी, तीसरा है बी सी एंड डी एंड चौथा है सी एंड डी। इनमें से एक्स्ट्रा मुराल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी। ए बी और सी जो है ना वो एक्स्ट्रा मुराल लेबर वेलफेयर है। सो क्या क्या है ए बी सी में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये एक्स्ट्रा मुराल है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी ये भी एक्स्ट्रा मुराल लेबर फैसिलिटी है, एंड लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स भी एक्स्ट्रा मुराल लेबर वेलफेयर है। शेल्टर्स एंड रेस्ट रूम ये इंट्रामुरल हो जाएगा आपका, राइट। सो यहाँ पर शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स आपका इंट्रामुरल होगा, वेयर एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी एंड सी library and reading rooms are the extramural labor welfares। so here the right answer for this question is option number 2, A, B and C।
Let's move to the next question. Under the provisions of the Factories Act 1948, the total number of hours of work in a week including overtime shall not exceed. आपको बताना है कि जो ओवर टाइम होता है ओवर अ वीक वो कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. सो आपके सामने ऑप्शन है 60 आवर्स, 50 आवर्स, 72 आवर्स एंड 64 आवर्स. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60 आवर्स. 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे वीक की. अगर बात करें पूरे वीक में जो आपका ओवर टाइम होता है वर्कर का किसी भी फैक्ट्री के अंदर, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड. मतलब आपका जो वर्किंग आवर है टोटल पूरे वीक में इंक्लूडिंग योर ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 60 आवर्स. 60 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है इंक्लूडिंग योर overtime. Next, let's move to the next question. Assertion and reason का question है. Assertion A देखेंगे. Collective bargaining is a mutual process of give and take between employer and employees. Because reason R, concession bargaining arises when employees plays the role of giver and employers becomes the taker. Both ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑप्शन 1 देखेंगे. बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स द म्यूचुअलिटी पार्ट इन ए. दूसरा देखेंगे बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग. तीसरा देखेंगे नन. एंड चौथा है ए इज रॉन्ग बट आर एक्सप्लेन्स अ न्यू ट्रेंड इन कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो आपको इसका सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का. तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज बोथ ए एंड आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स द म्यूचुअलिटी पार्ट इन ए. देखेंगे किस तरह से. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक. सो सही बात है, जब आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं तो वहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करने जाते हैं. वहां पर किसी एक की डिक्टेटरशिप नहीं चलती है या फिर किसी एक की मनमानी नहीं चलती है, बल्कि दोनों की चलती है. वहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डील होती है, यू नो, बार्गेन किया जाता है. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. दैट इज ट्रू. Because R, reason R, concession bargaining arises when employee pays the role of giver. जो employee है वो क्या रोल प्ले करता है, गिवर का, एंड employers become the taker. right? so यहाँ पर mutual part in A. right? next देखेंगे. which of the following are statutory consultation machineries at the central level? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैट्यूटरी कंसल्टेशन मशीनरीज एट द सेंट्रल लेवल. सो पहला देखेंगे डॉक वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी. दूसरा है सेंट्रल मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड. तीसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. एंड चौथा है डी है लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी अंडर डिफरेंट लेबर फंड्स एक्ट. सो आपके सामने ऑप्शंस है ए बी सी. दूसरा है ए बी सी डी. तीसरा है ए सी डी. चौथा है ए बी एंड सी. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. A, B, C and D all are the central level consultation statutory consultation machineries. डॉक वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी भी सेंट्रल लेवल की है. सेंट्रल मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड भी है. एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. आप एम्प्लॉयज स्टेट से बात, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्टेट इंश्योरेंस की बात कर रहा है तो ये स्टेट लेवल का होगा. नहीं, ये गलत है. एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी, ईएसआई जो है ना, वो भी सेंट्रल लेवल के अंदर आता है. सेंट्रल लेवल के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है. चौथा है लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमिटीज अंडर डिफरेंट लेवल लेबर फंड एक्ट्स. ये भी सेंट्रल लेवल के अंदर है. तो आपके सारे ही ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा. दे आर द स्टैट्यूटरी कंसल्टेशन मशीनरीज एट द सेंट्रल लेवल. सो ऑल आर द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 would be the right answer. क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज नॉट गिवन बाय फयोल. आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो फयोल के द्वारा नहीं दिया गया है, हेनरी फयोल ने नहीं दिया है.
हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, उनके 14 प्रिंसिपल्स हैं। आपको पूछ लिया जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि हेनरी फयोल के कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको आंसर देना था 14 प्रिंसिपल्स है। ये बहुत पहले पूछा गया था, क्योंकि पहले वन लाइनर क्वेश्चन पूछा करते थे, अब थोड़ा ट्रिकी बना रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, मैच वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है। सो अब आगे पूछते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। मतलब 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से 3 प्रिंसिपल, 14 में से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उस चारों में 3 तो प्रिंसिपल्स होंगे, उनमें से एक कोई नहीं रहेगा, प्रिंसिपल से बाहर रहेगा, फयोल के प्रिंसिपल से बाहर रहेगा। तो आपको उस पर करेक्ट चूज करना पड़ेगा कि अच्छा, अगर आपने 14 प्रिंसिपल्स देखे होंगे हेनरी फयोल के, आपको याद होगा, तो आप एलिमिनेट कर लेंगे कि अच्छा ये 3 तो प्रिंसिपल्स हैं फयोल के, लेकिन एक नहीं है ये। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस वही यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज नॉट गिवन बाय फयोल, कि फयोल के द्वारा कौन सा नहीं दिया गया था। सो पहला है यूनियन ऑफ डायरेक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, C है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड D है स्टैंडर्डाइजेशन। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आप, सॉरी मैंने आंसर हटाया नहीं है यहाँ से, तो आपको ऑलरेडी दिख गया होगा कि क्या इसका आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हेनरी फयल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, उनमें से स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट देयर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अरेंज डिफरेंट फेजेस ऑफ हाथॉन एक्सपेरिमेंट इन देयर राइट सीक्वेंस। सो जो फेजेस हैं हाथॉन एक्सपेरिमेंट के, उनको राइट सीक्वेंस में करना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल देख करके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके दे पूछ सकते हैं टेक्निकली, कुछ वर्ड्स का हेर फेर करके पूछ सकते हैं, बात वही हो तरीका अलग कर देते हैं। तो आपको तैयार रहना है कमर कस के। आपके सामने ऑप्शन है ए रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, बी है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट, तीसरा है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, चौथा है डी पर्सनल काउंसलिंग एंड ई है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। सो आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है हॉथन एक्सपेरिमेंट का। ये सारे हॉथन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और हॉथन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय, बता दूं या रहने दूं? एक काम करती हूँ, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, राइट। सो ताकि आपको, आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा, और आप खुद से देखेंगे, खुद से सर्च करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो हॉथन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ये आपको खुद से सर्च करना है, और हॉथन एक्सपेरिमेंट का सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने जैसा कि ऑलरेडी आंसर दिया गया है, आपने देखा कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर। तो CAEBD का सीक्वेंस है। सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हुआ था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हुआ था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, एंड उसके बाद हुआ था बी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट रूम, एंड लास्टली पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग लास्ट में हुआ था। इसके अलावा एक दो और भी हैं एक्सपेरिमेंट, वो कभी कभी वो भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है प्रॉपर। तो हियर देयर आर 5 ओनली, तो आपको पांचों को सीक्वेंस में लाना था, राइट। सो सबसे पहले आया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, इल्यूमिनेशन के बाद आया था रिले असेंबली टेस्ट रूम, फिर आया आपका फिर आया इसके बाद मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम आया, फिर आया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, एंड देन आया आपका पर्सनल काउंसलिंग, राइट। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जो भी क्वेश्चन में लेकर के आई वो सारे क्वेश्चंस को आपने, उन सारे क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें पूरी तरह से तैयारी करना है, कमर कस के तैयारी करना है, जिसके लिए हमारा थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन पार्ट दोनों को ही हमें साथ में लेकर के चलना होगा। मैंने काफ़ी सारे सेशंस यूनिट 5 खत्म होने के बाद से मैंने काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं क्वेश्चंस के, जो कि PYQ एंड MCQs के कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि मैं सीरीज लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने इनिशियली ही जब सेशन स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि ये सीरीज है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है।
सो ये सीरीज मैंने काफ़ी सारे मुझे लगता कि मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं। आप आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। सो अब एक दो सेशंस मैं और लूँगी क्वेश्चंस के, एंड उसके बाद फिर हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 खत्म करने के बाद फिर हम अगेन एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह हम एक बार एक यूनिट खत्म करने के बाद थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर यूनिट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम इसको अभी ले चलेंगे, राइट। जो आपका जो एग्जाम का जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी, हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम, राइट। और क्वेश्चंस के तरीके भी फिर मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से करना है, और एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पैटर्न होगा, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के टाइम पे। फिलहाल अभी हमें अपना सिलेबस खत्म करना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच।